गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था मंजरी का। हिंदी विश्व शांति की भाषा है और हिंदी विश्व शांति की भाषा का मैंने एक पैरा पढ़ाया था, बस शुरुआत की थी। उसके पहले मैंने आपको लेक्चर दिया था और शायद मुझे लगता है कि अब लेक्चर देने की आवश्यकता आगे के वीडियोस में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तमाम सारे सवाल मिस किस कॉपी में बनाएं, मिस किस कॉपी को कैसे लिखें, मिस शब्दार्थ पूरा लिखें, मिस हम कैसे काम करें, ये सब तमाम सारे सवाल आते हैं। अब तो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और कैसे पढ़ना है कैसे लिखना अब तो समझ में आ गया होगा। आपने क्लास 7th में भी यही पढ़ा था बेटा, तो फिर आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अब तो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करें चैप्टर की। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इसी पाठ को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और ये हिंदी के प्रेमी साईजी माकिनो की रत्नावली कौशिक के द्वारा बातचीत पर आधारित है। हमने साक्षात्कार का मतलब भी बताया था और ये हिंदी की एक विधा साक्षात्कार पर आधारित है। तो ये तो जो उनसे पहला सवाल पूछा गया था, हमने पीछे भी बताया आपको कि साक्षात्कार में सवाल को तैयार कर दिया जाता है पहले से। तो उनका पहला सवाल जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसमें था कि भारत आने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो उन्होंने उस सवाल का उत्तर दिया था। दूसरा सवाल उनका था कि हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। साईजी माकिनो से ये पूछा गया कि हिंदी पढ़ने और लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, अर्थात आपको कैसे प्रेम जागृत हुआ हिंदी पढ़ने के लिए। तब उन्होंने कहा कि 1959 ईस्वी में जब पंढरपुर में सर्वोदय सम्मेलन हुआ था तो उसमें विनोबा जी से मुलाकात हुई थी, विनोबा भावे से मुलाकात हुई थी और विनोबा भावे ने ही कहा कि सेवाग्राम लौटकर जब तुम सेवाग्राम वापस जाओ तो हिंदी पढ़ना शुरू कर दो, और इसी वजह से मैंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम में प्रेसिडेंट आर नायकम हुआ करते थे और आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को उन्होंने साईजी माकिनो के पास भेजा था। उन्होंने अपनी बात बताई कि जो प्रेसिडेंट थे आर नायकम, उन्होंने एक हिंदी के अच्छे टीचर को मेरे पास भेजा और मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत कठिन काम था। जहां हम भारतीय ही हिंदी जल्दी नहीं पढ़ना चाहते, नहीं सीखना चाहते और कोशिश करते हैं कि हम हिंदी से दूर रहें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, फिर भी वो जापानी होकर भी हिंदी के प्रति ये उत्साह, ये लगन, ये उनकी तत्परता बहुत कुछ कहती है। तो उन्होंने कहा कि मुझ जैसे जो विदेशी के लिए हिंदी सिखाना और सीखना दोनों बहुत मुश्किल काम था और बहुत ख़राब उच्चारण उनकी होती थी, उसके लिए उनको डांट भी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे समय की गति के साथ उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। उनकी पत्नी का नाम युकिको था, जो सेवाग्राम में आने के बाद उनको सुजाता नाम दिया गया था। वो हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में चली गई, अर्थात उनको हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक वो हॉस्टल में रहीं, साईजी माकिनो से दूर रहीं और ये शायद उस समय हिंदी की पहली छात्रा साईजी माकिनो की पत्नी ही रही। जापान में पहली छात्रा साईजी माकिनो की पत्नी युकिको रही, जो उनको यहाँ भारत में सुजाता नाम दिया गया था। फिर उनसे आगे सवाल किया गया कि सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। तब उन्होंने कहा कि सेवाग्राम के गौशाला में इतना काम था, क्योंकि वो तो पशु चिकित्सक के रूप में आए थे ना भारत, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सेवाग्राम का गौशाला जो था उसमें बहुत काम था, इसलिए चरखा चलाने के तरफ मेरा ध्यान भी नहीं जाता था। और मैं आज चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, क्योंकि आज फिर से ऐसा लगता है कि चरखे के प्रचार और उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और मैं उस प्रचार और प्रशिक्षण को काफ़ी महसूस कर रहा हूँ कि आज के युग में चरखे की आवश्यकता फिर से है। पुनः उनसे अगला सवाल किया गया कि गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। तब उन्होंने गुरुदेव टैगोर के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य जो था
शांति निकेतन का परिसर अर्थात पूरा वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। अर्थात उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के बारे में बताया कि उसका जो वातावरण था, जो परिवेश था, इतना सौम्य, उसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना रोचक था कि मुझे कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता था और मैं हिंदी भवन के सामने ही छात्रावास में रहकर पढ़ता रहता था। हिंदी भवन के सामने छात्रावास था जहां वो रहकर पढ़ाई अपनी किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो मेरा समय बीता वो बहुत ही अच्छा बीता था। और उन्होंने बताया कि शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठकर आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते थे, आप घड़ी की आवाज़ को भी सुन सकते थे। और मैंने भी उस पवित्र शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। अर्थात उन्होंने कहा कि अपनी जीवन में साधना का एक अंग बना लिया शांति निकेतन के साथ रहकर। और मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना प्रभावित किया था या वातावरण ने गुरुदेव के व्यक्तित्व को प्रभावित किया था, इतना शांत बना दिया था। साईजी माकिनो का ये कहना था कि उस परिवेश में रहकर ये समझ में नहीं आता था कि साईजी माकिनो ने ये महसूस किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्वभाव था वो वातावरण के कारण था, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना शांत हो गया था। अर्थात जो वहाँ की वातावरण का जो एक संदेश उनको मिलता था, उसके माध्यम से उन्होंने जाना कि मुझे लगता है कि वो परिवेश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से शांत था या उस शांत परिवेश के कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व इतना धनी हो गया था। ये कह पाना मुश्किल है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, परंतु ऐसा लगता है कि शांति निकेतन विश्व की तमाम संस्कृतियों को अपने में समेटे रखने की क्षमता रखती है। विश्व की तमाम संस्कृतियां शांति निकेतन में मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ की प्रकृति पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी, यहाँ की प्रकृति से हमें पुरानी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महापुरुष से साईजी माकिनो को शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर जब आगे उसी क्रम में सवाल उनसे पूछा गया तो उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए आपकी हिंदी भाषा की यात्रा कैसे हुई, आपने हिंदी की शुरुआत कैसे की। तब उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि हिंदी के वजह से ही मेरी दिनचर्या चल पड़ी, अर्थात हिंदी के कारण ही मेरी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो गई। तो उनसे मतलब पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने बताया कि उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से, जो ग्वालियर शहर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई जा रही थी। वहाँ जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई जा रही थी और वहाँ जापानी जो इंजीनियर आए थे उनको हिंदी तो आती नहीं थी और यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर थे, भारतीय थे, उनको जापानी नहीं आती थी। चूँकि ये जापान से थे इसलिए इनको बुलाया गया और दुभाषीय के रूप में, दुभाषिया अर्थात दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, तो दुभाषीय के रूप में इनको रखा गया और 400 रुपये महीने पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने 400 महीने पर 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत सारे लेख और पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे। यहाँ वहाँ उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया। फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है, आपको नज़र आती है कोई समानता। तब उन्होंने कहा कि दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। बच्चों, लोक साहित्य का मतलब होता है जो हमारे आसपास की घटित घटनाएं होती हैं, लोगों के द्वारा उनको एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, उसे लोक साहित्य कहते हैं। जैसे हमने आपको
क्षेत्रीय भाषा पढ़ाया था व्याकरण में, वही मतलब होता है लोक का। तो वो लोक साहित्य उन्होंने बताया कि वो लोक साहित्य में दोनों में समानता है। जो हमारे यहाँ की कथाएं हैं, लगभग समानता उन कथाओं में मिलता है जो जापान में सुनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि मणिपुर और राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं वो जापान में भी एक ही जैसी हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो हम यहाँ अपने भारत में मणिपुर, राजस्थान में बहुत सारी लोक कथाओं को सुनते हैं, लगभग उसी तरह से समान लोक कथाएं जापान में भी प्रचलित हैं। इसी कारण उन्होंने बताया आगे कि इसी कारण जापान की संस्कृति, चीन की संस्कृति, भारत की मिली जुली संस्कृति बताई गई है। तब उन्होंने बताया कि फिर भी मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। उन्होंने भारत को ऊंचा स्थान दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी विश्व शांति की भाषा है बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यही मेरी कामना है। मैं यही चाहता हूं कि मैं इससे जीवन पर्यंत जुड़ा रहूं। फिर उनसे अगला सवाल किया गया कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, आप क्या बताएंगे कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। तब उन्होंने कहा कि जापान में भारतीयों की और हिंदी की भाषा की बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हुआ है। हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हुआ है और वहाँ तो 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में है जहाँ बीए और एमए स्तर की पढ़ाई की जाती है। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स और एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इनकी हिंदी में पढ़ाई की जाती है और उन्होंने कहा कि ये तो भारत के लिए बहुत सम्मान की बात होनी चाहिए। ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि जापान में 2 यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। यहाँ के लोग जापानी सीख रहे हैं, भारतीय लोग जापानी सीखते हैं और पहले यहाँ तो डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत सारे लोग बीए कोर्स में एग्ज़ाम देने बैठते हैं और पास होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि मेरा मानना है कि भाषा, कोई भी भाषा 2 देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। अर्थात हम जब 2 भाषाओं को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो भावनात्मक स्तर पर हमको एक लगाव हो जाता है। अगर हमारे ही तरह की भाषा बोलने वाला अगला अगर हमको मिल जाता है तो मुझे उससे एक अपनापन सा प्रतीत होता है, एक अपनापन सा महसूस होता है। जब हम कहीं विदेश के किसी जगह पर जाते हैं, दूर देशों में जाते हैं और अगर वहाँ हमको हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो हम यही महसूस करते हैं कि लगता है ये हमारा कोई अपना है। तो ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो भावना के स्तर पर जोड़ती है, 2 देशों को भावना के स्तर पर समीप ले आती है, करीब ले आती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा जो है वो जापान के शब्दों में, शब्दकोश में भी भरा पड़ा है और इन दिनों तो बांग्लादेश भी इसमें आगे है कि बंगाली भाषा भी लोग सीख रहे हैं। जापान में बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक हैं बंगाली सीखने के लिए, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा माना गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में रहते थे और अब तो पूरे विश्व में बिखर गए हैं। कलकत्ता को एशिया का दरवाज़ा क्यों कहा उन्होंने कलकत्ता को एशिया का दरवाज़ा इसलिए कहा कि तब हमारे कलकत्ता के रास्ते विदेशी भारत में प्रवेश करते थे। तब एक जगह था कलकत्ता बंदरगाह पे ही उनका समुद्री जहाज आता था और वहीं से वो भारत में प्रवेश करते थे। इसलिए एशिया के माध्यम से होकर कलकत्ता होकर ही भारत में प्रवेश मिलता था, इसलिए वो कलकत्ता को एशिया का दरवाज़ा कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पूरे विश्व में, पूरे देश में, भारत देश में पूरे जापानी बिखर गए हैं। तो बच्चों ये कहानी अभी कल भी जारी रहेगी, ये चैप्टर हम लोग कल भी पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।